Hello students of standard 10. Right, once again today I am in front of you with one more important topic, national income. Right, it is most awaited topic which was perhaps waited for a long time. I have many times discussed in standard 9 also about the national income, and I think having a lot of doubts in this topic also. Few of the questions regarding national income is also arised by few students during the discussion of WhatsApp group. Right, so I have decided to give you few informations regarding national income. So it is most important for all of the students to see this video each and every moment very seriously, right? Because this is completely concept based topic. If you will not understand its concept, then may be possible you will not get clear cut concept of national income, right? In general view, as I told you, what is the meaning of national income? In simple sense, as name suggested, national income means income of nation, right? No doubt. Now, what is the area of expansion of income? There are different sources of income for a country, right? So which are those factors regarding income is just calculated in national income. अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम का काफ़ी ब्रॉड एरिया है, ब्रॉड क्षेत्र है. कौन कौन से सेक्टर्स को नेशनल इनकम में हम ऐड करेंगे, इन सारे इश्यूज को हम लोग काफ़ी विस्तार से देखेंगे. हालांकि ये टॉपिक विदाउट जब सारे स्टूडेंट सामने ना हो तो क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें अराइज होते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, और इस वन वे कम्युनिकेशन में शायद वो सारे डाउट्स आपके तरफ से नहीं आ पाएंगे, और अगर उतने डाउट्स नहीं आ पाएंगे तो शायद उतना हम क्लेरिफाई भी ना कर पाए. फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे जो माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम रिप्लाई करें. देखते हैं एक वीडियो में, दो वीडियो में या तीन वीडियो में, कितने वीडियोज में हम पूरी तरह से क्लेरिफाई कर पाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, for understanding point of view, because many questions we asked in different competition exam, even in UPSC exam also, right? So very important concept this is, right? And apart from this, very few questions just asked in your board exam also, right? तो हम लोग देखेंगे, लेकिन पूरी तरह से आप ध्यान से इस टॉप वीडियोस को आप देखें, ठीक है? और इसके आगे अगले वीडियोज को भी आप एक दो वीडियो को बहुत मतलब स्किप करके नहीं, पूरी माइन्यूटली आपको देखना है और सुनना है. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले उन सारे इश्यूज को हम लोग जो डिस्कस करें उस पॉइंट से पहले हम लोग देखें कि नेशनल इनकम होता क्या है, ठीक है? तो नेशनल इनकम की अगर हम डेफिनेशंस लें तो नेशनल इनकम मीन्स द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ फाइनेंशियल ईयर इन अ geographical boundaries
of a country. Right? Try to understand what is definition. National income is the total monetary value of goods and services. A word is written here, final goods, within a financial year in a geographical boundary of a country. एक कंट्री का जो टेरिटरी है, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज के अंदर में एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर, राइट, फाइनेंशियल ईयर में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, उसके इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो उससे हमें नेशनल इनकम प्राप्त होता है। फिर से समझने का कोशिश कीजिए। यहां 2-3 पॉइंट्स आपको है टेक्निकल टर्म्स। पहला, फाइनेंशियल ईयर, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। 3 टर्म आपके लिए हो गया। एक टर्म क्या हो गया आपके लिए? मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू। दूसरा हो गया फाइनेंशियल ईयर, और तीसरा हो गया फाइनेंशियल ईयर, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड्स आपने सुना हुआ है। मॉनेटरी वैल्यू मतलब क्या? जो कोई वस्तु या सर्विसेज है उसको पैसे के रूप में काउंट करें। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हो और उस पढ़ने के बदले 1 महीने का आप फीस पे करते हो, तो क्या हुआ? 1 महीने का जो आपको एजुकेशन दिया गया उसके बदले उसकी कीमत क्या हो गई? उसकी चार्ज क्या हो गया? तो वो एजुकेशन जो आपको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू हो गया, द फीस पेड बाय, जो पैसे डॉक्टर के पास जाते हो आप उस इलाज कराते हो और डॉक्टर को जो फीस देते हो आप, तो डॉक्टर ने जो आपको सर्विस प्रोवाइड किया उसके बदले जो आपने उसके सर्विस चार्ज के रूप में जो मनी के फॉर्म में दिया, वो कहा गया आपको मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सर्विसेज गिवन बाय डॉक्टर। सर, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्कूल, राइट। तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज, तो वस्तु होगा तो वस्तु की कीमत तो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो वस्तु के जो प्रोड्यूस किया गया, तो प्रोड्यूस किया गया, चाहे अनाज खेत से आपने प्रोड्यूस किया, तो उस अनाज को पैसे के रूप में जब हम कन्वर्ट करें, तो कितने पैसे के हमने 1 साल के अंदर में पूरे कंट्रीज से हमने क्या किया? गेहूं का प्रोडक्शन किया, उन सारे का कीमत, जितने चावल प्रोड्यूस हुआ पूरे कंट्रीज में उसकी कीमत, ठीक। तो पैसे के फॉर्म में गुड्स और सर्विसेज को हम कन्वर्ट करते हैं। अब ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, मॉनेटरी वैल्यू। अब दूसरा टॉपिक, दूसरा पार्ट है इसमें फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 ईयर। फाइनेंशियल ईयर अगर देखा जाए हमारे कंट्री में तो क्या होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च, 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट होगा, तो 31 मार्च 2020 ये 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का होता है, ठीक है। जो सेशन होता है जिसको हम बोलते हैं, वो सेशन के रूप में आप कह सकते हैं। 1 साल का जो पीरियड होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो जैसे हम लेंगे कि 1 अप्रैल, अब जैसे देखें अभी 2020 चल रहा है, तो न्यू जो फाइनेंशियल ईयर हमारा डिजाइन हुआ है वो क्या होगा? 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये हो गया 1 फाइनेंशियल ईयर। इसलिए देखते हो कि मार्च के महीने में जो बजट गवर्नमेंट पेश करती है, तो एक फाइनेंशियल ईयर की बजट पेश करती है कि आने वाले 1 साल में हमें कितना एस्टिमेटेड इनकम होगा, और वो एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर्स प्रिपेयर करती है कि किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्टर में, किस बिजनेस में कितना पैसा को हमें इन्वेस्ट करना है, राइट। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। Financial year is a time period of 1 year. If we talk about in India, it just begin from 1st April and it just ends to the next year 31st March, right? 1 अप्रैल से अगले जो साल में जो अगले ईयर का जो मार्च 31 तक आएगी, उस पीरियड को हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं।
तो अब हमारे पास दूसरा जो मॉनेटरी सर्विसेज समझ में आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया। अब एक बात और इंपॉर्टेंट टर्म्स इस डेफिनेशन में है, वो फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कहने का मतलब क्या हुआ? फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? अब जैसे देखा जाए, एक ही वस्तु की कीमत, कभी कभी क्या होता है, एक फार्मर को लीजिए, वो गेहूं को प्रोड्यूस किया, राइट। अब उसी गेहूं को खरीद करके कोई बिजनेसमैन या मिल वाला उसको खरीदता है और आटे में कन्वर्ट करता है। तो आटे वाला जो मिल वाला जो हुआ, वो आटा प्रोड्यूस किया, वो कीमत जोड़ेगा। तो चूंकि वो जो खरीदा था, तो गेहूं की कीमत भी तो उसमें ऐड है ना, तो आटे की कीमत लगाता है। वो आटा अगर बेच रहा है तो आटे की कीमत लगाएगा। तो क्या होगा, आप देख रहे हैं किसान के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ गेहूं का कीमत एक बार किसान ने ऐड करवा लिया और एक बार मिल वाले ने करा दिया। अब वही उसी आटे को कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी अगर खरीदती है और फिर बिस्किट बनाती है, तो बिस्किट बनाने में क्या करेगा, वो कीमत क्या होगा, वो आटे की कीमत, गेहूं की कीमत, आटे की कीमत को भी ऐड करके अपना मैन्युफैक्चरिंग चार्जेज लगा के, और जो उसमें मटेरियल्स ऐड करता है, शुगर हो गया या और केमिकल्स हो गया या और भी जो भी कंपोजिशंस उसमें ऐड करता है, उन सारे की कीमत को लेकर के वो क्या करेगा, वो मतलब बिस्किट की कीमत जब हम करेंगे तो बिस्किट की कीमत में क्या आ जाएगा, वो मतलब कि गेहूं आटे का भी कीमत आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ही गुड्स का वैल्यू जो है, उसकी प्राइस जो है, वो बार बार काउंट हो जा रहा है। तो नेशनल इनकम जब हम डिटरमाइन करते हैं तो ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंटली आता है। तो जब नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज का वैल्यू एक बार ही काउंट किया जाए। इफ इट विल बी काउंट मोर देन वन टाइम्स, राइट, then there is not accuracy, there is not final or real national income be calculated। तो real national income calculate नहीं होगा। तो it is very important whenever we are just determining the national income that we calculate the price of final goods, not price of intermediate goods, right। इंटरमीडिएट गुड्स, अब क्या हुआ, यहाँ पे व्हीट हो गया, यहाँ आटा हो गया, ये सारे क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। हाँ, फाइनल गुड्स हमने अगर ले लिया, ठीक है, तो फाइनल गुड्स के रूप में हमने क्या लिया, हमने जिस रेट पे कंज्यूमर्स ने बिस्किट को खरीदा, तो बिस्किट को खरीदा, तो बिस्किट के जब हम खरीदते हैं, 1 किलो अगर बिस्किट खरीदते हैं, तो 1 किलो बिस्किट का दाम अगर मान लो 200 रुपीज़ है, इट मीन्स वो एक 200 रुपीज़ में गेहूं का भी प्राइस कैलकुलेटेड है। आटा जो है जब बना करके जो आटे में कन्वर्ट किया गया तो जो कॉस्ट लगा वो भी एडेड है। शुगर हमने उसमें ऐड किया, केमिकल्स ऐड किया, वो सारे यूज किया, मतलब एट द प्लेस ऑफ द कंजम्पशन, राइट। सो द प्राइस ऑफ गुड्स बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द फाइनल कंजम्पशन। चूंकि जिस टाइम हम कंज्यूम करते हैं, जिस टाइम हम उसको कंज्यूम करते हैं और ख़रीदते हैं, वो उसके बाद और जगह पर वहाँ पर प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए एट द प्लेस ऑफ कंजम्पशन के टाइम में जो प्राइस होगा दैट विल बी द फाइनल प्राइस। फार्मर ने जो प्रोड्यूस किया, उसके बाद मिल वाले ने उसको आटे में कन्वर्ट किया, उसके बाद बिस्किट बनाने वाले कंपनी ने बिस्किट बनाया, यहाँ तक, और बिस्कुट और उसने मतलब बिस्किट बना करके होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, और रिटेलर से कंज्यूमर्स खरीदते हैं। तो कंज्यूमर्स जो खरीदता है दैट विल बी द फाइनल प्राइस ऑफ द गुड्स, राइट। फार्मर का कॉस्ट, बिजनेसमैन का कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट, वो सारा कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा, इंटरमीडियरीज होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स, राइट। फाइनल गुड्स मीन्स एट द एंड वेयर द गुड्स इज जस्ट
कंज्यूम्ड, जहाँ पे गुड्स का कंजम्पशन फाइनल हो जाए, उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो इससे क्या होगा, इससे पहले जितने टाइम्स वो हुआ है सारा कॉस्ट उसमें फाइनलाइज्ड। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से आपको समझना है कि वेन एवर वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम, वी मस्ट ऐड द कॉस्ट ऑफ गुड्स और मटेरियल्स और सर्विसेज एट फाइनल स्टेज विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जितने गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस वैल्यू होता है एक कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, राइट। तो नेशनल इनकम को डेफिनेशंस हमने देख लिया। नेशनल इनकम इज व्हाट? नेशनल इनकम इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स final goods and services within a financial year in a geographical boundary of a country is called national income, and national income is just calculated as GDP plus NFIA. अब एक और न्यू टॉपिक आपके माइंड में आ जाएगा कि जीडीपी का नाम तो आपने सुना है, राइट। जीडीपी का नाम तो आपने सुना है, लेकिन व्हाट इज दिस NFIA, राइट। एक सिंपल कंसर्न में हम लोग इस पॉइंट से आने से पहले एक सिंपल कंसर्न की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कंट्रीज की बाउंड्रीज से आए, लेकिन इंडिया के बहुत सारे पीपल्स अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं। आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि पढ़ लिख करके विदेश में जाएं, राइट। लेकिन विदेश में जाते हो और वहाँ पैसे अर्न करते हो, और उस पैसे को आप जब इंडिया आते हो तो अपने परिवार वाले को भेजते हो, ठीक है। तो ये भी तो एक इनकम हुआ, पर भले ही आपने वो इनकम अपने कंट्रीज के बाउंड्रीज से नहीं जनरेट किया है, बट जो इनकम आपने जनरेट किया है वो तो यूज कहाँ होगा? आपके कंट्री में होगा ना। तो वो भी इनकम क्या होगा? वो भी क्या वो नेशनल इनकम में ऐड होगा? दूसरी बात देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए कि विराट कोहली का नाम आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। विराट कोहली इंग्लैंड के किसी कंपनीज के साथ किसी एडवर्टीजमेंट के लिए इंडोर्स करती है और 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ का उसके साथ डील फाइनल करती है कि ये विराट कोहली ब्रिटेन में जाकर के ऐड करेगा और उससे 100 करोड़ इनकम मतलब उसका चार्ज लेगा। तो क्या वो इनकम हमारे कंट्रीज में ऐड होगा? हमारे नेशनल इनकम की जब बात करेंगे तो वो भी तो सर्विसेज हुआ, बट विदिन, लेकिन वो जोग्राफिकल एरियाज में नहीं हो रहा, बाउंड्रीज में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी बात, मान के चलिए आपके कंट्रीज में एप्पल, खाने वाला नहीं, मोबाइल कंपनी वाला, ठीक, एप्पल कंपनी जो है जो मोबाइल बनाती है और लैपटॉप बनाती है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने उसने इंडिया में 50 आउटलेट्स खोल लिया है, और जिससे कि हम लोग मोबाइल या एप्पल के डिफरेंट गैजेट्स हम खरीदते हैं, इंडियन पीपल्स खरीदते हैं। लेकिन वो पैसा जो है जो देते हैं, तो वो इनकम जो एप्पल कंपनी की होती है, क्या वो एप्पल कंपनी के द्वारा जनरेट किया गया इनकम वो इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड होगा? राइट। ये सारे इशूज हैं, अभी बहुत सारे टेक्निकल इशूज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वो ऐड होगा डेफिनेटली, ये टेक्निकल समझने वाली बात होगी। दूसरी बात, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, राइट। बहुत सारे सामान हमारे कंट्रीज में बनते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता, उसको हम दूसरे देश में भेज देते हैं, ठीक है। अभी देखा होगा आपने कोरोना टाइम में हाइड्रोक्लोरोक्विन की डिमांड बहुत ज़्यादा कहाँ हुई? इंडिया से बाहर हुआ। इंडिया से बहुत सारे हाइड्रोक्लोरोक्विन कहाँ गया?
दूसरे यूरोपियन कंट्री और दूसरे कंट्रीज को भेजा गया। तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, ठीक है, हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट किया तो हमने सामान को बाहर भेजा। एक्सपोर्ट किया तो हमने क्या किया, सामान को बाहर भेजा, सामान को बाहर भेजा, उसके बदले में हमें प्राइसेज आई, पैसे मिले, तो वो पैसे को हमने क्या किया, हमारे कंट्रीज में आएगा, तो क्या वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा। दूसरी बात, एक केस, दूसरी केसेस, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री फैक्ट्रीज हैं कि जितने भी उस इंडस्ट्री फैक्ट्री का रॉ मटेरियल्स जो है हमारा चाइना से आता है, या इटली से आता है, या अमेरिका से आता है, या रूस से आता है, ठीक है। जितना भी आप देखते हो कि हम जो अगर डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो वेपन्स आदि के जितने हैं वो वेपन्स मैक्सिमम अमेरिका या रूस से हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। इट मीन्स वी आर जस्ट डूइंग इम्पोर्टिंग, वी आर जस्ट इम्पोर्टिंग फ्रॉम द other countries. In this condition, what just happened, we just import different goods and materials and services here, and instead of that goods and services we are just paying a huge quantity of money, और इसके बदले में हम क्या करते हैं, बहुत हैवी क्वांटिटी में पैसे उसको हम पे करते हैं, राइट। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, these are the factors, these are very important to either it be added or it cannot be added. If in any way the money just coming from other countries, obviously it will be added to the national income of our country, right? And whatever we are doing the importing in these conditions, what we are just doing, we are just buying different goods and materials from the other country, and instead of we are just giving a lot of money to other country, means हमारे देश से पैसे दूसरे कंट्रीज में जा रहा, ठीक है। तो जब हमारे देश से पैसे दूसरे कंट्री में जा रहा है तो क्या होगा, हमारा जीडीपी से, जीडीपी में, ठीक है, जीडीपी के साथ जितना हमारा पैसा विदेश से हमारे पास आया और जितना पैसा विदेश में हमारा गया, इन दोनों को जब हम प्लस या माइनस करें, अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो हमें पैसा कम आएगा और पैसा हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, नेट वैल्यू क्या होगा, हमारा माइनस में आ जाएगा। मान लीजिए 100 करोड़ का आपने इंपोर्ट किया लेकिन एक्सपोर्ट 50 करोड़ का ही किया, तो 50 करोड़ रुपए आपके जो अपने कंट्रीज के जो अदर इनकम थे उसमें से माइनस होगा ना, तो वो माइनस होगा, इसका मतलब क्या, आपका जो जीडीपी था उसमें से माइनस होगा। तो जब हम नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं, अब देखिए इस डेफिनेशन से आपको बहुत पूरी तरह से क्लियर आएगा, हो जाएगा कि जब नेशनल इनकम हम निकालते हैं तो जीडीपी तो हमारा हो गया ये कि एक कंट्रीज के बाउंड्रीज में जितनी इनकम जो है गुड्स और सर्विसेज की होती है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या हुआ, जितना पैसा विदेश से आपके पास, अब्रॉड से आपके पास आया, और जितना पैसा आपने यहाँ से फॉरेन कंट्रीज और अब्रॉड में आपने भेजा, उन दोनों के डिफरेंस को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। इनकम मतलब NFIA मतलब इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस मनी सेंड टू अब्रॉड, मतलब जितना पैसा आपको विदेश से आया और जितना पैसे आपने विदेश में भेजा, ये दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो तो आपको पैसा ज़्यादा आएगा, इंपोर्ट ज़्यादा करते हो तो आपका क्या होगा,
इंपोर्ट जब ज़्यादा करते हो तो आपका पैसा जाएगा। अगर ये पैसा आप अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो, इस कंडीशन में NFIA जो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। NFIA क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब NFIA हमारा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये NFIA अगर हम लोग इसको थोड़ा सा यूं समझे, NFIA हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस में आ जाएगा तो ये हमारा GDP में क्या होगा, ऐड होगा। और GDP में जब हमारा ऐड हो जाएगा तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आप सोचिए कि अगर आप डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जब आप बात करते हो, तो डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाए तो हम बहुत सारी वस्तुओं के लिए दूसरे देश पे डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरे कंट्रीज पर जब हम डिपेंडेंट होते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं और हम अपने इनकम के बहुत बड़ा पैसा जो है प्रपोर्शन जो है वो दूसरे देश को हम पे कर देते हैं, जिसका बर्डन हमारा कहाँ पे पड़ता है, जिसका बर्डन हमारा GDP पे पड़ता है, ठीक है। इस पॉइंट को और हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे बेटा। पहले थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हो गया, थोड़ा सा हम लोग ये देख लें फिर हम बताते हैं। ये अब देखिए GDP क्या होता है। GDP हमको बताए, GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP इज व्हाट, GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। वट एवर डियर स्टूडेंट्स, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आप पहले नोट डाउन कर लें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमको इरेज करना पड़े कुछ समझाने के लिए। तो इसको पहले आप या तो स्क्रीनशॉट से इसको सेव कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें या सेव कर लें इसको, या फिर आप इसको पहले नोट डाउन कर लें, ठीक है, जिससे कि इरेज करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो GDP, अब इसको हम लोग देखते हैं कि अब जो नेशनल इनकम जो निकाला जाता है, नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू डिटरमाइन नेशनल इनकम। तो एक मेथड के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए, ठीक है, कि फाइनल गुड्स के प्राइसेस को हम क्या कर लेते हैं, जितने फाइनल गुड्स हैं सारे गुड्स, फाइनल गुड्स की प्राइसेस को जब हम गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को जब हम ऐड कर देते हैं, उस ऐड करने से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम हम डिटरमाइन कर लेते हैं। जितने भी कंट्रीज में हमारी प्रोडक्टिविटी हुई है, चाहे जिस चीज़ की भी प्रोडक्टिविटी हुई है, उस प्रोडक्ट की फाइनल कंजम्पशंस जहाँ होती है, उस कंजम्पशंस के प्लेस पे उसकी कॉस्ट को जब हम ऐड कर लेते हैं, उससे हमारे पूरे कंट्रीज का नेशनल इनकम डिटरमाइन हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कि नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। द फर्स्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। फर्स्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड मेथड इज द इनकम मेथड, and third method is value added method, right. There are 3 methods: the expenditure method, income method और value added methods। हम अगर आपने पहले ऊपर वाले को आप लोग आई थिंक कि आपने नोट कर लिया होगा, हम थोड़ा सा इरेज करते हैं जिससे कि हम समझा सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे थे इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपली क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि खर्चा। दूसरी क्या कर सकते हैं कि जितना पूरे कंट्रीज के द्वारा जितना पूरा खर्चा कर दिया जाता है, उस खर्चे को अगर हम ऐड कर लें तो जितना हमने खर्च किया वो क्या है, हमने इनकम किया उसी को तो खर्च किया ना। अगर हमारी इनकम नहीं होगी तो हम एक्सपेंडिचर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो किसी कंट्रीज में जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देने से भी हमारा क्या हो जाता है, हमारा नेशनल इनकम निकल जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग नेशनल इनकम किसके, यहाँ पे फॉर्मूला है आपको C प्लस G प्लस I प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। नेशनल इनकम इक्वल टू C प्लस G प्लस I प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट।
अब C प्लस G प्लस I प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, अब C रेफर्स टू हाउस होल्ड कंजम्पशन, जितने भी लोग हैं जो अपने घरों में खर्चा करते हैं, ठीक है, हम जो सामान खरीदते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जितनी भी कंट्रीज में पीपल हैं, जितने सामान खाने पीने से लेकर के अपनी ज़रूरत की जितने भी सामान वो में जितने पैसे खर्च करते हैं वो हो गया क्या हमारा, वो कॉस्ट को हम ऐड कर लें तो वो हो गया हमारा क्या, कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन। दूसरा, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, सेकंड क्या हो गया, कौन कौन से खर्चा, एक खर्चा कौन सा हुआ, एक खर्चा हो गया जो जितने भी पीपल्स कंट्री में है, जितने भी फैमिली कंट्रीज में है, जितने सामान मार्केट से खरीदते हैं, जितने कंज्यूम करने के लिए जो डिफरेंट मटेरियल्स खरीदते हैं, उसका कितना खर्च किया उन्होंने, उसको ऐड किया। उसके बाद उसमें हम लोगों ने सरकार जो खर्च करती है, सैलरी पे खर्च कर रही है, रोड बनवाने में कर रही है, बिजली में कम खर्च कर रही है, ठीक है, स्कूल चलाने में, हॉस्पिटल्स चलाने में, वट एवर द डिफरेंट एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट, आइदर एज अ सैलरी फॉर द MLAs, MPs और द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट की चल रही है उसमें सैलरी पे कर रही है ना, तो सरकार जितने भी खर्च डेवलपमेंट पे जो खर्च कर रही है, वो प्राइसेज हो या सैलरीज के रूप में कर रही हो, वो गवर्नमेंट के द्वारा जितना खर्चा किया जा रहा है, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन के साथ गवर्नमेंट के कंजम्पशंस को हमने ऐड कर दिया, दिस इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद तीसरा है आई, CGI, आई क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, मतलब पिछले साल हमने जो इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाया था उसके से जो हमें प्रॉफिट हुई, उसके अलावा कुछ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू इंडस्ट्री, कुछ न्यू प्रोग्राम प्लान भी हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेटली या गवर्नमेंट के द्वारा जो न्यू इन्वेस्टमेंट किया जाता है, नए इंडस्ट्री फैक्ट्री खोलने में, नए स्कूल खोलने में, कॉलेज खोलने में, जो भी न्यू इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो हो गया, वो भी तो खर्चा ही होगा ना। अब ठीक है, इस बार आप पैसे हैं लेकिन आपने सोचा कि चलो एक फैक्ट्री था हमारा, अब एक फैक्ट्री और हम ऐड कर लें, एक स्कूल हमारा था, एक न्यू ब्रांच और हम डाल लें, तो न्यू ब्रांच जब आप डालोगे तो यू हैव टू इन्वेस्ट सम कैपिटल, तो वो भी क्या होगा, दैट विल ऑल्सो कम इन एक्सपेंडिचर्स। तो इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट में भी हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, ठीक। उसके बाद 3 हो गया हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन, सेकेंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस और फोर्थ नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का कंसेप्ट वही जो ऊपर हमने समझाया था। नेट एक्सपोर्ट में क्या हो गया, जितना आप विदेश में सामान भेजते हो और विदेश में सामान भेजने के बदले जितना पैसा आपको आता है, ठीक है, और जितना विदेश से सामान खरीदते हो, माने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट भी आप करते हो, इंपोर्ट करते हो, तब भी पैसे तो आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर आपने कर दिया जितना, तो वो किस में किया, आपका जो विदेश से पैसा आया उसी में से माइनस किया। अगर आप एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा करते हो तो क्या हो जाएगा, तब आपको क्या हो जाएगा, तब आपको ये तीनों के खर्चा और क्या है नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो है ये भी आपको क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये जब हम ये निकालेंगे तो ये एक्सपेंडिचर में वो नहीं होगा, एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं होगा। तो हम लोग कहने का मतलब यहाँ पर देखें कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स जो आया, अगर नेट एक्सपोर्ट का जो वैल्यू आया, इन चारों को जो हम ऐड कर देते हैं तो नेट एक्सपोर्ट कभी प्लस में भी हो सकता है और कभी माइनस में भी हो सकता है। अगर इसमें नेट एक्सपोर्ट माइनस कब होगा, इसमें नेट एक्सपोर्ट माइनस तब होगा जब हमारा क्या होगा, दूसरे देश से पैसा हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। इंपोर्ट अगर हम कम करेंगे तो हमको क्या करना होगा, पैसा कम भेजना होगा, हमें खर्चा कम होगा, मतलब जितना पैसा विदेश से आया उसी में से कुछ पैसा हमने खर्च कर दिया, तो ये एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्सपेंडिचर में ये वैल्यू हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो सेकेंड मेथड है कि एक्सपेंडिचर
सेकेंड फर्स्ट मेथड हमने किया कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड्स। एक्सपेंडिचर मेथड्स में हमने क्या किया, जितने भी सारे खर्चे हैं उन सारे खर्चे को हम ऐड कर लेते हैं और खर्चे को ऐड करने से हम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। एंड नेशनल इनकम इक्वल टू C + G + I प्लस net export, C concerned for household consumption, G concerned for government expenditure, I investment expenses, and NX is net export, that is export minus import. अब हम लोग देखते हैं इनकम मेथड, राइट। अब इनकम मेथड क्या होता है, एक तो हमने ये देखा कि जितना सारा खर्चा हमने कर दिया। अब इनकम मेथड में क्या करते हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने पीपल्स हैं, वो सारे पीपल्स और सेक्टर्स के इनकम को अगर हम ऐड कर लें तो उस सारे एडिशन इनकम के भी सारे एडिशन से हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा, जो कि हम पहले भी आपको बताए हैं। तो इन व्हाट इज जस्ट हैपनिंग इन इनकम मेथड, एडिंग टुगेदर फैक्टर इनकम्स। जितने भी फैक्टर्स इनकम्स हैं, आप कहोगे फैक्टर इनकम्स क्या है, हम लोग बताए उसको बताएंगे। अभी ये समझे कि किसी वस्तु की जो कीमत हुई, फैक्टर्स इनकम्स मतलब होता है किसी वस्तु की प्रोडक्ट जो है आपने बनाया और उसमें मान के चलिए कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, तो प्राइस में से सब्सिडीज को अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारा फैक्टर इनकम हो जाता है। ठीक है, कितना आपको लगा, भले 100 रुपये का ही सामान है, ठीक है 100 रुपये का सामान है, लेकिन 20 रुपये गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है, तो कंपनी को कितना पैसा लगा, 80 रुपीज ही लगा ना, तो ये 80 रुपीज है, इसका क्या हो गया, फैक्टर इनकम हो गया। ठीक है, फैक्टर प्राइस हो गया। ठीक है, फैक्टर, तो एडिंग टुगेदर फैक्टर इनकम्स, तो किसी वस्तु के बनाने में, ठीक है, में जो जितनी फैक्टर इनकम्स हमारा मतलब नेट इनकम जो हमारा होता है, हमने जितना लिया था, जितना हमारी सब्सिडी थी, वो सब हमने लोन लिया था, हमने कर्ज सारा को देने के बाद जो ये हमारी बचती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन। अगला हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब इस मेथड में, इनकम मेथड में क्या करते हैं, जितने भी है उसको हम ऐड करते हैं। जैसे देखिए रेंट, वेजेज, किसी कंट्रीज में जो जितने लैंड्स आदि हैं, लैंड्स के बदले क्या आएगा, आपको रेंट आएगा, क्योंकि लैंड आपके पास जो गवर्नमेंट है उसके बदले में गवर्नमेंट के आपको क्या आती है, टैक्स मिलती है, टैक्स मिलती है ना, तो लैंड का आपको इस तरह से क्या आया, रेंट आया। वेजेज, जितने लोग काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिल रही है, तो सैलरी के रूप में जितनी इनकम आया वो हो गया वेजेज। तीसरा इंटरेस्ट, बैंक आदि में, आप बैंक में पब्लिक को पैसे दिए हुए हैं आप, ठीक, लोन पे दिए हुए बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को या पीपल्स को, तो उसके बदले में आपको क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो सभी देख रहे हैं कि सभी कंडीशन में हमें मॉनिटरी फॉर्म में ही आ रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कितना रेंट के रूप में आया, जमीन, हाउस होल्ड जमीन से, लैंड से। दूसरा वेजेज के रूप में इनकम कितना रहा है, सैलरी के रूप में जो लोग इनकम कर रहे हैं वो कितना आ रहा है, वेजेज। तीसरा जो गवर्नमेंट ने लोन दिया था, इंटरेस्ट दिया, लोन दिया था, ठीक है, उससे कितना इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट किया गया था, नए नए फैक्ट्रीज आदि लगाए, उस फैक्ट्री से कितनी प्रॉफिट आई, प्रॉफिट से आने वाला इनकम। और इसके अलावा और भी मिक्स्ड इनकम है, जैसे विदेश से पैसे आए, हमारे देश के कुछ लोग विदेश में जाकर के बिजनेस लगाए और वो जो पैसा आएगा तो क्या होगा, वो हमारी इनकम में ऐड होगा, ये इनकम हुआ। तो इस तरह से रेंट प्लस वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, इन सारे इनकम्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो इससे भी हमारा नेशनल इनकम निकल जाता है, जिसको कि द इनकम मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इनकम मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या होता है, इट इज द increase in the value of goods or services, in the value of goods or services as a result of production, right? value added में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब जितना बनाने में हमने जितना हमारा इनकम हुआ और जितना एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, उस दोनों के डिफरेंस निकाल लेते हैं, उससे भी हमारा नेशनल इनकम निकल जाता है। आप पूरे साल का अगर देखो, पूरे साल में कितना आपने खर्चा किया और कितना आपका इनकम आया, उन दोनों का डिफरेंस जब निकालते हैं
तो वही और उससे भी हमारा फाइनल नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जीडीपी में और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। जीडीपी किसी एक कंट्रीज के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में जितने इनकम होते हैं उसी को हम कहते हैं। लेकिन नेशनल इनकम में हम हमारी कितनी खर्चा भी होती है, विदेश से पैसा हम कितना हमें आता है, विदेश को कितना पैसा हम देते हैं, वो सारा का कैलकुलेशन होता है। नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इस साल हमारे कंट्रीज को कितना लोन के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में पैसा पे करना है। अब एक बार देखिए, अगर एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करते हो, ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो, तो विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी आपको क्या होगी, आपके कंट्री का पैसा दूसरे कंट्री में जाएगा, और आपके कंट्री का पैसा दूसरे कंट्री में ज़्यादा जाएगा तो जो एडिशनल पैसा आप दूसरे कंट्री को भेज रहे हो वो कहाँ से आएगा, तो वो तो निश्चित रूप से जीडीपी से निकालना पड़ेगा ना। जिस पैसे से, जिस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपके कंट्री का डेवलपमेंट होनी चाहिए, दूसरे जगह आप कंज्यूम कर सकते थे, उस पैसे को आप दूसरे कंट्रीज को हम लोन के इंटरेस्ट के रूप में पे कर दे रहे हैं या दूसरे कंट्रीज को भेज दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये नुकसान हुआ ना। इस कंडीशन में क्या होता है, जीडीपी, इस कंडीशन जब जीडीपी नेशनल इनकम, ठीक है, जब जीडीपी नेशनल इनकम से ज़्यादा होगा, 3 कंडीशन है, ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज बहुत लंबा क्लास हो गया है, ठीक है, कि किस कंडीशन, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री, तीनों कंडीशन के, तीनों के लिए जीडीपी का क्या कंसर्न है, नेशनल इनकम और जीडीपी के साथ इसका कैसे रिलेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक वी जस्ट लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, राइट। इट इज humble request to all of you that see this video line by line, second by second, minutely, then you will understand this topic very clearly, and further topics, further parts of this topic be continued in next video. Thank you, have a nice day, bye bye.